अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियाँ। भूपर्पटी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निरंतर गत्यात्मक या परिवर्तनशील है, जो कि अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के अनुपातिक कार्य दर का प्रतिफल है। अंतर्जात शक्तियाँ रचनात्मक या निर्माणकारी होती हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियाँ विनाशकारी होती हैं। अंतर्जात शक्तियाँ ही भूपर्पटी में स्थलाकृतियों के परिणाम एवं आयाम में वृद्धि करती हैं तथा आधार तल में ऊपर भूद्रव्यमान को संचयित कर नवीन भूदृश्य का निर्माण एवं विकास करती हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियाँ जलवायविक तत्वों के स्थानिक अथवा प्रादेशिक अंतर से उत्पन्न होती हैं एवं भूपटल पर उपस्थित विविध भूद्रव्यमान या उच्चावचों का समतलीकरण या संप्रायीकरण करती हैं, जिनमें उच्च ढाल क्रमशः निम्न ढालों में परिवर्तित होता है, जबकि निम्न भागों में निक्षेपण का कार्य कर भूपटल की जटिलताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं। अंतर्जात शक्तियाँ निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के अंतरतम में कार्य करती हैं। पहला कि थर्मल ग्रेडियंट फोर्स, ताप प्रवणता बल। पृथ्वी का नाभिकीय केंद्रीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा सतही तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, अर्थात विभिन्न संतरों के मध्य क्रमिक रूप से तापमान में अंतर पाया जाता है, जिसे ताप प्रवणता कहते हैं। इस तापांतर के प्रभाव से तापीय ऊर्जा का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर होता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा भी कहते हैं। यह संचयित आंतरिक ऊर्जा ही भूपर्पटी में अंतर्जात शक्ति आरोपित करती है, जिसे भूपटल पर वलन, संवलन, भ्रंशन आदि के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार प्राप्त होते हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता। पृथ्वी के अंतरतम में दो ऐसी परतें हैं जहाँ रेडियोधर्मी तत्वों की प्रचुरता है। पहला है कि स्थल मंडल के निचले भाग में दुर्बलता मंडल से संलग्न पेटी, और दूसरा है कि कोर एवं मेंटल की सीमा के पास लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह भारी तत्व निरंतर हल्के तत्वों में विखंडित होते हैं, जबकि हल्के पदार्थ संलयित होकर भारी पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से विखंडन एवं संलयन की दशा से मुक्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी की अंतर्जात शक्ति की मुख्य वजह होती है। संवहनीय धारा का सिद्धांत। 1929 में आर्थर होम्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार बाह्य कोर एवं निचले मेंटल की सीमा के पास रेडियोधर्मिता की वजह से विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अंतर आणविक ऊर्जा मेंटल की चट्टानों को पिघलाकर हॉट प्लूम का निर्माण करती है। इस हॉट प्लूम का संचरण ताप प्रवणता बल की दिशा में या उसकी सिलिकेट लेयर की ओर होने लगता है। जब लौह धात्विक मैग्मा का संचरण ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ हो रहा हो तो इसे हॉट प्लूम तप्त प्लूम के नाम से जाना जाता है। रेले के नियम के अनुसार यदि दो संस्तरों के बीच तापांतर क्यूरी पॉइंट लगभग 886 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो ठोस में भी ऊर्जा का स्थानांतर चालन के रूप में नहीं बल्कि संवलन द्वारा होता है, जिससे मैग्मा विशाल मात्रा में ऊर्जा के साथ स्वयं ही संचयित होने लगती है। यह तप्त मैग्मा सिलिकेट लेयर के नीचे ठंडा होकर पार्श्व प्रभाव लिटरल प्लूम के रूप में प्राप्त होता है तथा पुनः ठंडे प्लूम के रूप में मेंटल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से मेंटल में मैग्मा प्रवाह की संवहनी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में संचयित मैग्मा भूपर्पटी में अंतर्जात शक्ति की वजह से परिवर्तन उत्पन्न करता है। टर्कोटा। 1960-1965 में टर्कवाइट महोदय ने इस मॉडल में संशोधन प्रस्तुत किया तथा मेंटल में थर्मल इनडिफरेंट सेल की परिकल्पना की, जो कि किसी भी प्रकार की तापीय परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। संवहनीय धाराएं इन्हीं टीआईसी के मध्य से उत्पन्न होती हैं तथा दूसरे छोर में अवतलित हो जाती हैं। इस संवहनीय धाराओं को ही महाद्वीप निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी शक्तियों का जनक माना जाता है। अंतर्जात शक्तियों का वर्गीकरण। पटल विरूपी बल जो मंद दर से कार्य करता है, आकस्मिक बल जो तीव्र दर से कार्य करता है। पटल विरूपी बल को भी दो बलों में बांटा जाता है, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी। महादेश को भी दो बलों में बांटा जाता है, निमज्जन जो भूपर्पटी की प्लेटों का नीचे धंसना होता है, उमज्जन मतलब अपवार्मिंग फोर्स जो ऊपर उड़ जाता है भूपर्पटी। अब पर्वत निर्माणकारी में संपीड़न बल, तनावमूलक बल। संपीड़न बल भी दो प्रकार का होता है, वलन, संवलन। तनावमूलक बल भी दो प्रकार का होता है, भ्रंशन, चटकन। आकस्मिक बल जैसे ज्वालामुखी, भूकंप।
अंतर्जात शक्तियों में पटल विरूपणी बल मंद दर से या दीर्घकालिक रूप से कार्य करता है। यह भूप्रॉपर्टी के बृहत्तम भाग पर कार्य करते हैं जिनसे प्राथमिक श्रेणी के उचाउजों का निर्माण होता है, अर्थात महाद्वीप एवं महासागरीय द्रोणियों की उत्पत्ति पटल विरूपणी बल के परिणामी है। इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकाली बल। महादेश जनक बल पृथ्वी के त्रिज्या के समानांतर या लंबवत रूप से कार्य करते हैं जिन्हें रेडियल फोर्स और ये शक्ति कहते हैं। यह महाद्वीप के मग्न तटीय भागों पर उमज्जन शक्ति तथा निमज्जन शक्ति के द्वारा संरचनात्मक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं। जैसे हिमालय उत्थान के क्रम में पश्चिमी तट निमज्जित हो गया जिससे अरब सागर का विस्तार हुआ एवं कोरोमंडल कोस्ट का उमज्जन हुआ। साथ ही महाद्वीपों के आंतरिक भाग में इस शक्ति के प्रभाव से महाद्वीपीय उत्थान में अवतलन की प्राप्ति होती है। जैसे उत्तर अमेरिका में मिसिसिपी की घाटी अवतलन घाटी का उदाहरण है, जबकि ग्रेट प्लेन का पठारी भाग उत्थान का उदाहरण है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां क्षैतिज रूप से कार्य करती हैं जिन्हें स्पर्श रेखीय शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति पुनः दो भागों में विभाजित है, संपीड़न बल जिसे अभिसारी बल भी कहते हैं, तनावमूलक बल, दूसरा तनावमूलक बल जो कि अपसारी बल के समतुल्य है। इन दोनों ही बलों के प्रभाव से भूपटल में वलन, भ्रंशन आदि होते हैं जिनके प्रभाव से वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश पर्वत, भ्रंश घाटियां तथा गुंबदाकार पठार मैदान तथा कम गहराई वाली द्रोणियां निर्मित होती हैं। संपीड़न बल, जब भूखंड के किसी हिस्से में अंतर्जात बल में से क्षैतिज बल दो भागों में एक ही केंद्र की ओर लग रहा हो, इसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसके प्रभाव से तीन प्रकार की स्थलाकृतियां संभव होती हैं, संवलन, वलन, भ्रंशन। यदि आरोपित संपीड़न बल के प्रभाव से भूखंड का समस्त हिस्सा ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तो इसे संवलन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, उत्सवलन अपवार्मिंग और संवलन डाउनवार्मिंग। जैसे पेंजिया में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित तेथिस भूसन्नति डाउनवार्मिंग का उदाहरण है। यूएसए का ब्लैक हिल्स क्षेत्र अपवार्मिंग का उदाहरण है। वलन से तात्पर्य संपीड़न बल के प्रभाव से चट्टानों में उत्पन्न मोड़ से यह भूखंड के लघु क्षेत्रों में कार्य करता है। वलन की संरचना, वलन के दौरान ऊपर उठे हुए हिस्सों को अपनति जबकि नीचे धंसे हुए हिस्सों को अभिनति कहा जाता है। वलन में बनने वाला लंबवत अक्ष को हिंज लाइन कहा जाता है। हिंज लाइन के सहारे वली चट्टानों दो भुजाओं में विभक्त हो जाती है जिसे लिम्ब कहा जाता है। जिस क्षैतिज अक्ष के सहारे वलन दो हो रहा है उसे स्ट्राइक कहते हैं, जबकि हिंज लाइन एवं स्ट्राइक के मध्य के झुकाव को डीप एंगल नत कोण कहा जाता है। वलन के प्रकार, टाइप ऑफ फोल्ड, क्षैतिज अक्ष के सहारे वलन की भुजाओं के झुकाव के भिन्नता के आधार पर वलन को भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे सममिति वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड, असममित वलन, एसीमेट्रिकल फोल्ड। जिस वलन में वलन के दोनों अंग या भुजाएं सदृश हो, समरूपी हो या समान झुकाव वाली हो तो इसे सममित वलन कहा जाता है। जैसे यूरोप का जूरा पर्वत। और यदि दोनों से लगने वाले संपीड़न या अभिसारी बल की मात्रा पृथक हो तो दोनों भुजाओं का ढाल या डीप एंगल एक दूसरे से विभिन्न प्राप्त होता है जिसे असममित वलन कहते हैं। जैसे भारत में बृहद हिमालय क्षेत्र। एकनत वलन या लंबवत वलन या मोनोसिंक्लाइन फोल्ड या क्लिनल फोल्ड, जब वलन की एक भुजा समकोण बनाती हुई तीव्र ढाल वाली हो जबकि दूसरी भुजा मंद ढाल वाली हो, जैसे नेपाल हिमालय पर्वतों की इस प्रकार की व्यवस्था को लंबनती योजना भी कहा जाता है। समनत वलन, आइसोक्लिनिकल फोल्ड, यदि वलन की दोनों भुजाएं उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से एक दूसरे के समानांतर हो जाए या स्ट्राइक के सहारे 75 से 90 डिग्री का झुकाव निर्मित करे तो इसे समवत वलन कहा जाता है। जैसे यूरोप का कार्पेथियन पर्वत। पांचवा की शयान वलन, रिक्यूम्बेंट फोल्ड, जब दोनों ओर से लगने वाले संपीड़न बल में से एक ओर से अधिक तथा एक ओर से कम हो तो हिंज लाइन झुकी हुई लगभग लेटी हुई प्रतीत होती है तो इसे शयान वलन कहा जाता है।
इसमें भी वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर प्रतीत होती हैं, यानी लेटी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे भारत में धौराधर एवं पीर पंजाल के में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ग्रीवाखंड नैप अतिशय वलन की दशा में चट्टानों के वलित भाग टूटकर कहीं और चले जाते हैं या किसी दूसरी चट्टानों पर अध्यारोपित हो जाते हैं, तो इन्हें ग्रीवाखंड कहा जाता है। जैसे बृहद हिमालय के ग्रीवाखंड टूटकर लघु हिमालय के समीप पाए जाते हैं। सतवां है कि बंद वलन या खुला वलन, क्लोज फोल्ड और ओपन फोल्ड। यदि किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम प्राप्त होता है तो उसे बंद वलन कहते हैं, जबकि 90 डिग्री से अधिक कोणीय दशा पर खुला वलन कहलाता है। पंखा वलन यह बृहद बृहद वलन के अपनति या अभिनति में जब उनके अपनतियां या अभिनतियां बन जाती हैं तो उन्हें पंखा वलन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एंटी सिंक्लिनियोज छोड़ा जाता है। जब संपीड़न बल प्रभाव से भूखंड का एक हिस्सा टूटकर दूसरे पर आरोपित हो जाए तो इस दशा में व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। तनाव मूलक शक्तियां जब भूखंड के किसी हिस्से पर बल या शक्तियां एक केंद्र के विपरीत दिशा में आरोपित की जाती हैं तो इसे तनाव मूलक शक्तियां कहा जाता है। इसके प्रभाव से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है भ्रंशन। तनाव मूलक शक्तियों से यदि चट्टानें टूटकर दो विपरीत दिशाओं में संचरित हो जाएं तो दोनों के मध्य दरारें उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें भ्रंश कहते हैं। भ्रंशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सामान्य भ्रंश नॉर्मल फॉल्ट। तनाव मूलक शक्ति के प्रभाव से जब चट्टानें विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती हैं तो उन्हें सामान्य भ्रंश के नाम से जाना जाता है। जैसे जर्मनी में राइन नदी सामान्य भ्रंश का उदाहरण है। रूपांतरित बल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जब चट्टानों में लगने वाला तनाव मूलक बल एक दूसरे के समानांतर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता हो तो विस्थापित भूखंडों के मध्य निर्मित भ्रंश रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण कहलाता है। जैसे यूएसए की कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित सैन एंड्रियाज फॉल्ट। व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्ट जब किसी भूखंड के संपीड़न बल आरोपित किया जाए तो संपीड़न बल के प्रभाव से चट्टानें वलित होकर टूट जाती हैं तथा टूटे हुए दोनों हिस्से एक दूसरे पर आरोहित होते हैं, जैसे भारत की कुल्लू एवं मनाली घाटियां आदि। भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। भ्रंशन क्रिया से मुख्य रूप से भ्रंश घाटियां, भ्रंशोत्स पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत या हार्ट्स पर्वत का अर्थ है भूखंड में उपस्थित वह उच्च भूमि जिसके कम से कम एक और भ्रंश निर्मित कगार अवश्य पाया जाता हो। इसकी व्याख्या हम कुंजीशिला परिकल्पना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। स्टेज 1 तनाव मूलक शक्तियों के प्रभाव से सर्वप्रथम सामान्य भ्रंश बनते हैं। दो समान भ्रंशों के मध्य उपस्थित शैल तंत्र कुंजीशिला कहलाता है, जिसके अवतलन से ग्रेबन का निर्माण होता है। इसलिए ग्रेबन के दोनों ओर कगार ढाल निर्मित होते हैं। स्टेज 2 तनाव मूलक शक्तियों से शैल तंत्र विपरीत दिशा में संचरित होते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल के प्रभाव से मध्यवर्ती कुंजीशिला चट्टान अवतलित हो जाती है। स्टेज 3 संचरित शिलाखंड ए एवं बी ग्रेबन की तुलना में ऊपर उठे रह जाते हैं, जिन्हें ब्लॉक पर्वत या हार्ट्स पर्वत कहा जाता है। जैसे बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणियां, जबकि कुंजी शिला के अवतलन से ग्रेबन का निर्माण होता है, जैसे नर्मदा नदी घाटी। आकृति के आधार पर ब्लॉक पर्वत हार्ट्स की तुलना में बृहद पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भ्रंश घाटियां भी ग्रेबन की तुलना में विस्तृत पाई जाती हैं। यूरोप का वात्सेज एवं ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य उपस्थित राइन नदी घाटी भी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। बुराड़ महोदय के अनुसार हार्ट्स पर्वतों का निर्माण हमेशा ही संपीड़न बलों के प्रभाव से निर्मित होता है, जब दो भ्रंशों के मध्य उपस्थित कुंजीशिला अपने मूल स्थान से ऊपर उठ जाए। जैसे ये है नर्मदा सतपुड़ा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा पर्वत, जैसे नर्मदा ताप्ती घाटियों के मध्य हार्ट्स या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण।